हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग चर्चा करते हैं कक्षा 12वीं का जो यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर 2025 है। निश्चित तौर पर यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर प्रिपेयर किया गया है। ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। निश्चित तौर पर बोर्ड एग्जाम से पहले इस पेपर को अवश्य आप चेक करके जाएं। बहुत ही अच्छा ये मॉडल पेपर है। इसमें हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड में टचिंग क्वेश्चन है ये सभी। देखिए, प्रारंभ में ये इंस्ट्रक्शन निर्देश दिए गए हैं और दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन ABCD। 4 सेक्शनों में बटा हुआ है। सेक्शन ए आपका रीडिंग स्किल है। रीडिंग स्किल में अनसीन पैसेज यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नीचे लिखित प्रश्नों का जवाब देना है। अब यहाँ पर आप देखिए कि लिखा है कि व्हाट एवर योर टास्क में बी कंसंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट। माने आपका कार्य चाहे जो भी हो, आप अपना पूरा जो माइंड है, दिमाग है, उस पर केंद्रित कर दे, कंसंट्रेट कर दे उस टास्क के प्रति, उस कार्य के प्रति। इट आगे लिखा है कि थ्रो इनटू ऑल द एनर्जी ऑफ विच यू आर कैपेबल। आपके अंदर जो भी क्षमता है, जो भी आपकी काबिलियत है, उसमें पूरी एनर्जी आप झोंक दीजिए, थ्रो कर दीजिए। द फाल्टलेस कंप्लीशन ऑफ स्मॉल टास्क लीड्स इनविटेबली टू द लार्जर टास्क। छोटे छोटे कार्यों की, छोटे छोटे दोष रहित कार्यों का, फाल्टलेस माने जिसमें कमी ना हो, दोष रहित कार्यों की जो पूर्णता है, निश्चित तौर पर लीड्स इनविटेबली टू द लार्जर टास्क, बड़े बड़े कार्य की तरफ लेकर के जाता है। सी आगे लिखा है कि सी टू इट दैट यू आर राइज बाय स्टेडी क्लाइंबिंग एंड यू विल नेवर फॉल। और यह आप जानिए कि आप लगातार स्टेडी क्लाइंबिंग माने लगातार ऊपर की तरफ अग्रसरित होइए, उठिए, राइज करिए, तो यू विल नेवर फॉल। तो ऐसा करते हैं, लगातार ऊपर की तरफ आप जाते हैं, उठने का प्रयास करते हैं, तो कभी आप नीचे नहीं आएंगे, नीचे गिरेंगे नहीं। एंड हियर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर। और यही जो है सच्चे शक्ति का सीक्रेट है, रहस्य है। इस प्रकार से देखिए, अनसीन पैसेज है, पूरा आप पढ़ लेंगे। यहाँ तक आगे दिया हुआ है जो मूर्ख लोग हैं किस प्रकार से अपनी एनर्जी को बर्बाद करते हैं पुलिस इधर उधर की बकवास करने में, और ये पैसेज है। अब यहाँ से देखिए जो क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, हाउ शुड वी डू आवर टास्क, हमें अपना कार्य कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पे सारा आंसर आपके इसी में मिलेगा। यहाँ पर देखिए पहली पंक्तियों में देख पा रहे हैं कि कंसंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, आप अपने उस कार्य के प्रति अपने मस्तिष्क को, अपने मन को कंसंट्रेट करिए। तो वी शुड डू आवर टास्क बाय कंसंट्रेटिंग आवर होल माइंड अपॉन इट। आगे भी बढ़ जाएंगे, थ्रो इट इनटू ऑल एनर्जी ऑफ विच वी आर कैपेबल, जिसके योग्य हम हैं। तो ये पहला आंसर का जवाब हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दूसरा, व्हेन शैल वी नेवर फॉल, हम कब कभी नहीं गिरेंगे। तो इसका भी हर पैसेज में इस तरह के आंसर आप लोगों को देखने को मिलता है। बस आप पैसेज को बहुत ही बारीकी से समझिए और पढ़िए और सही उत्तर का जवाब जो भी आपका क्वेश्चन दिया है। दूसरा देखिए, व्हेन शैल वी नेवर फॉल, हम कब नहीं गिरेंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं लिखा है कि स्टेडी क्लाइंबिंग, जब हम लगातार राइज करते ऊपर की तरफ, क्लाइंबिंग माने चढ़ते हैं, तो कभी नहीं गिर पाएंगे। तो व्हेन शैल वी नेवर फॉल का आप जवाब देंगे व्हेन वी राइज बाय स्टडी क्लाइंबिंग वी शैल नेवर फॉल। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये पूछा है कि वेयर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, मीन्स सच्ची शक्ति का रहस्य कहाँ सीक्रेट रहता है, यानी कि छुपा होता है। तो इसका आप जवाब यहाँ पर देखिए लिखा गया है, ट्रू पावर हियर इन लाइज इन द सीक्रेट पावर, स्टडी क्लाइंबिंग में छुपा है। तो द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर लाइज इन स्टडी क्लाइंबिंग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, सभी का मार्क उसके सम्मुख दिया गया है। हाउ डू द फुलिश वास्ट देयर एनर्जी, यानी मूर्ख लोग अपनी ऊर्जा को कैसे बर्बाद कर देते हैं, वास्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, द फुलिश वास्ट ऑल देयर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इन फ्रिवलिटी, फुलिश चैटर, यानी कि मूर्खतापूर्ण वार्तालाप में, सेल्फिश अर्जमेंट में, एंड नॉट टू मेंशन वास्टफुल फिजिकल एक्सेस। तो इसका आप जवाब यही देंगे कि मूर्खतापूर्ण स्पिरिचुअल एनर्जी इन फ्रिवलिटी फुलिश, यहीं तक देंगे कि द फुलिश वास्ट ऑल द मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इन फ्रिवलिटी फुलिश चैटर और सेल्फिश अर्जमेंट में बर्बाद कर देते हैं।
अगला जो इस तरह का क्वेश्चन देगा, देखिए ई वाला, व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ फॉल्स। फॉल्स का अपोजिट पूछना है। अब इस फॉल्स का जो अपोजिट है आपको इसी में, इसी पैसेज से, इसमें जिक्र किया गया था ना कि ट्रू, ट्रू पावर, यहाँ देखें तो इस पैसेज से ही आपको जवाब देना पड़ेगा, उसका पूछ रहा है तो आपका जो है इसका जो है आंसर आपका फॉल्स का अपोजिट ट्रू हो जाएगा, सत्य, झूठ का सत्य। आगे देखिए क्या पूछा है, व्हाट इज मीन्ट बाई टू कंसंट्रेट। कंसंट्रेट का मतलब कोई चीज़ केंद्रित करना, तो आपको इंग्लिश में जवाब देना होगा टू मेडिटेट, MEDITATE कर देंगे। अगला पूछा है कि गिव द एंटोनिम ऑफ फुलिश। फुलिश का जो है विलोम शब्द आपको देना है, तो वाइज कर दीजिए या क्लेवरनेस कर दीजिए, चतुरता, मूर्खता का। अब सेक्शन बी आपका जो रहेगा वो राइटिंग स्किल में आपको कोई एक ऐसे, राइट एन आर्टिकल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 से 150 वर्ड्स में आपको कोई एक ऐसे आर्टिकल सेलेक्ट करना है जिसके बारे में आप अधिक जानकारी हो आपको। इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, खेलों का महत्व। अथवा हेल्थ इज वेल्थ, ये भी प्रिपेयर करके चलें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अथवा ये करें, योर एम इन लाइफ, आपका जीवन में क्या लक्ष्य है। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेरोजगारी की समस्या। राइजिंग प्राइस, बढ़ती हुई कीमतों के बारे में लिखिए। कोई एक आपको सेलेक्ट करना है जिसके बारे में आपको काफ़ी नॉलेज हो। इन सभी टॉपिकों को आप अच्छे से कंप्लीट कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ डेली नेशनल अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकालिटी। अर्थात आप जहाँ रह रहे हैं आपके एरिया में जो है बैड डाउन है, बहुत ही बुरी स्थिति है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का बहुत बार बार कटता है, आपकी प्रिपेयर एग्जाम की नहीं हो पाती, तो आप समाचार पत्र, जो डेली न्यूज़पेपर एक समाचार पत्र है, कोई भी समाचार पत्र आपके एग्जाम में टचिंग हो सकता है, चाहे दैनिक जागरण हो, अमर उजाला हो, आज हो, कोई भी आ सकता है, तो उसके माध्यम से आप अपनी खबर को अधिकारियों तक पहुँचाएँ। ये हमारे चैनल पर कवरेज है, जाकर के आप चेक कर सकते हैं। बार बार विद्युत की कटौती, आप माने मैटर आपको इलेक्ट्रिसिटी कट के बारे में है, तो आप क्या लिखेंगे, टू द एडिटर ऑफ दैनिक जागरण, जो भी आपके एग्जाम में पूछा है। अब यहाँ पे इस पेपर में दिया था एडिटर ऑफ डेली न्यूज़पेपर के बारे में लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से लिख करके आगे बढ़ेंगे। सर, थ्रो द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, महोदय आपके इस सम्मानित, स्टीम्ड माने सम्मानित समाचार पत्र के माध्यम से, आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटी, मैं अधिकारियों के ध्यान को आकर्षित कराना चाहता हूँ, दैट देयर आर फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लोकालिटी, हमारे स्थानीय क्षेत्रों में बार बार जो है विद्युत की कटौती होती रहती है। द एग्जामिनेशन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव बिगन, और बच्चों की जो छात्रों के परीक्षाएं हैं वो प्रारंभ हो चुकी हैं। द स्टूडेंट्स एंड द पीपल फील ग्रेट ट्रबल, काफ़ी उनको दुखद महसूस होता है। सो आई होप यू विल काइंडली पब्लिश माई लेटर इन योर पॉपुलर पेपर सो दैट, अतः मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे इस पेपर को अपने उस लोकप्रिय पेपर में जो है मेरे इस लेटर को अपने लोकप्रिय जो है पेपर में प्रकाशित करिए, सो दैट अथॉरिटी में रियलाइज आवर डिफ़िकल्टीज, हमारी मुसीबतों को महसूस कर सके, एंड टेक नेसेसरी स्टेप इन द मैटर, इस मामले में आवश्यक कदम उठाएं, योर XYZ, आप इस तरह से लिख देना है। दूसरा ये पूछा है कि राइट अ लेटर टू दी प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज ग्रांट यू फुल फी कंसेशन, अपने जो है प्रिंसिपल साहब को आप एक लेटर लिखिए, आप गरीब हैं, फुल फी माफ़ किया जाए, आपका फीस जो है माफ़ किया जाए, शुल्क न लगाया जाए। तो फुल फी कंसेशन के संदर्भ में इस तरह से आप लिख सकते हैं, टू द प्रिंसिपल, अपने स्कूल का नाम लिख लीजिए, सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास, मैं 12वीं का छात्र हूँ। माई फादर इज वेरी पुअर फार्मर, ही इज टू पुअर टू पे माई फी, वो इतना गरीब है कि मेरे फी को नहीं दे सकते। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेरे फीस को माफ़ किया जाए। आई शैल ऑलवेज ग्रेटफुल यू, मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। योर एविडेंटली, आपका आज्ञाकारी XYZ, आप थोड़ा इसमें बढ़ा भी सकते हैं। अब यहाँ से देखिए ग्रामर सेक्शन आपका शुरू है, सेक्शन सी आपका ग्रामर रहेगा, और ये टोटल देख रहे हैं ना 10 नंबर का है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही आंसर का चुनाव करना है, सही ऑप्शन का चुनाव करना है फॉलोइंग क्वेश्चन का। देखिए पहला विकल्प क्या दिया है, वन हु सीज द डार्क साइड ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड, एक व्यक्ति जो एक वस्तु के अंधकार वाले पक्ष की तरफ देखता है तो उसको क्या बोलते हैं, जो कि हमेशा गुमसुदा में रहे, ऑप्टिमिस्ट,
पेसिमिस्ट, डार्की, होपलेस, उसको बोलेंगे देखिए पेसिमिस्ट, माने आपका निराशावादी, जो डार्क साइड के बारे में किसी वस्तु के पक्ष में वो जानता हो, सोचता हो, तो उसको पेसिमिस्ट कहा जाता है। सेकेंड वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन बी का, देखिए इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा सेम टू सेम आपके पेपर में। द पेपल्स ऑफ वंस आइज मीन्स, माने किसी के एप्पल्स ऑफ वन आइज माने किसी के आंखों का तारा क्या कहलाता है। चार विकल्प आपके सामने है, उसको बोलते हैं ना वेरी डियर, बहुत प्रिय, बहुत प्रिय। थर्ड वाला ये विकल्प आपका राइट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन दिया है सी का, द साइनोनिम ऑफ डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय माने होता है कोई चीज़ नष्ट हो जाना, विनाश हो जाना। डिस्ट्रॉय का साइनोनिम यानी पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। फिनिश होगा, डिमोलिश होगा, स्टॉप होगा, इंट होगा। इंट माने तो अंत होता है, डिमोलिश माने होता है नष्ट हो जाना। ये सेकेंड वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। आगे देखिए व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, आपकी घड़ी में क्या समय है। तो यहाँ पे क्या चीज़ इनकरेक्ट है, व्हिच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर, क्या मिस्टेक हुआ है। व्हाट शब्द गलत है, टाइम है, इन है, वाच है, तो ये थर्ड वाला विकल्प आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे टाइम के साथ आन योर होता है, वाई आन योर वॉच, यहाँ पे आन का प्रयोग होना चाहिए, यही चीज़ गलत किया हुआ है। ई का देखे द एंटोनिम ऑफ बेटर, बेटर माने होता है सबसे अच्छा, इसका विलोम शब्द पूछ रहा है तो सबसे खराब होगा। तो सबसे खराब किस माने होता है, वर्स माने होता है। WOR सही, थर्ड वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट। 2 मार्क का है। पहला दिया है महेश सेड टू रीता, व्हाट आर यू डूइंग देयर, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अब यहाँ पर देख रहे हैं ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड टू को हम लोग क्या कर देते हैं, आस्क्ड, आस्क्ड लगा देते हैं यदि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया हो। तो क्या होगा, महेश आस्क्ड रीता। अब चूंकि व्हाट से शुरू है तो कंजक्शन हमें व्हाट, हाउ, वेयर यही शब्द लगाना होगा, अन्यथा हम लोग इफ वेदर लगाते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, महेश आस्क्ड रीता व्हाट, व्हाट आई वाज डूइंग देयर, व्हाट आई वाज डूइंग देयर। चूंकि यहाँ पे देख रहे हैं ना सेकेंड फॉर्म लगाया है यू, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को रीता के अनुसार बदलेंगे तो रीता के अनुसार सी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, महेश आस्क्ड रीता व्हाट सी वाज डूइंग हियर का क्या कर देंगे, देयर। अब सेकेंड वाला देखिए क्या आया है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डू नॉट क्वारल विथ वन अनदर, एक दूसरे से झगड़ा मत करो। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, अब यहाँ पे टीचर क्या कर रहा है, बच्चों को, स्टूडेंटों को एक सलाह दे रहा है कि देखो आपस में तुम लोग झगड़ा मत करो। तो यहाँ पे सेड टू को हम लोग एडवाइज्ड कर लेंगे, द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट। यहाँ पे डू नॉट वाले चीज़ों में यदि डू नॉट है तो नॉट टू लगा देंगे, नॉट टू एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू क्वारल विथ वन अनदर हो जाएगा। अब अगला देखिए बी का क्या है कि कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, माने सिंथेसिस करना है। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क का। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता हूँ। तो ये हमें कम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है। तो कम्प्लेक्स सेंटेंस में हम लोग देखते हैं कि हाउ, वेयर, हूँ, दैट, ये कंजक्शन बीच में हम लोग जोड़ देते हैं, लगा देते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना कि वेयर आर यू गोइंग, आई डू नॉट नो, यानी जब इसका अर्थ बैठाएंगे तो मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो वेयर आर यू गोइंग, आंसर इसी में छुपा है। ये जो हम लोग वेयर देख रहे हैं जो कि एक तरह से एडवर्ब है, तो ये हो जाएगा आई डू नॉट नो वेयर आर यू गोइंग। इसका आंसर ऐसे बदल लेंगे, पहले ये लिखने के बाद जो काम पहले हो रहा है इसके बाद पहले लिखें, उसके बाद वाली चीज़ों को रखते हैं। दूसरा का देखिए, ही वॉज फाइंड, ही वॉज फाइंड, उस पर फाइन लगाया गया। ही वॉज इम्प्रिजन्ड, उसको जेल भी भेजा गया। तो अब इसको कंपाउंड सेंटेंस में भेजना है, लगाना है। तो इसका भी सब्जेक्ट एक ही, इसका भी सब्जेक्ट एक ही है। तो इस प्रकार के कंपाउंड सेंटेंसों में हम इसको एंड लगा करके भी कंपाउंड सेंटेंस बना लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ही वॉज फाइंड एंड प्रिजन्ड, ही वॉज फाइंड एंड इम्प्रिजन्ड। तो वाज शब्द एक ही बार लगाएंगे, या इस तरह से भी बना देते हैं, ही वाज बोथ फाइंड एंड इम्प्रिजन्ड, ऐसे भी बन जाएगा। या ऐसे भी हो जाएगा, ही वाज नॉट फाइंड बट ऑल्सो इम्प्रिजन्ड, इस तरह से भी बना देंगे। तो यह आगे देखिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है एज डायरेक्टेड।
जम्मू इज नॉट सो हॉट एज दिल्ली, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। ये क्या करा कि जम्मू उतना इज नॉट सो हॉट, उतना गर्म नहीं है जितना कि दिल्ली, मतलब दिल्ली जम्मू से ज़्यादा गर्म है। तो कंपैरेटिव में चेंज करते हैं तो हम लोग देन का प्रयोग करते हैं। क्या हो जाएगा, दिल्ली इज हॉटर देन जम्मू। दूसरा, अर्जुन हैज सेव्ड माई लाइफ, अर्जुन ने मेरे जीवन को बचा चुका है अर्जुन। तो ये देखिए पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, माई लाइफ हैज बीन सेव्ड बाई अर्जुन, इस तरह से बना लेंगे। आगे देखिए नीचे लिखा है कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अब यहाँ पर साइंटेक्स है, करेक्शन करना है, कोई न कोई त्रुटि है। यू आर सीनियर देन मी, अब इसमें जो मिस्टेक किया है यहाँ पे देन का प्रयोग नहीं होना चाहिए, टू का प्रयोग होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि देखिए जहाँ पे सीनियर, जूनियर, सुपीरियर ये शब्द आपको नज़र आए, IOR लिखा हो, IOR जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, तो इन्फीरियर, तो यहाँ पे देन न लगा कर बल्कि टू का प्रयोग किया जाता है। तो यू आर सीनियर टू मी हो जाएगा। दूसरा देखिए, केटल्स आर ग्रेजिंग, ये जो गलत किया है ना, केटल्स हमेशा प्लूरल में रहता ही है, उसको प्लूरल की तरह यूज करते हैं, तो यहाँ पे एस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, केटल आर ग्रेजिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि यूज करना, ये होमोफोन्स दिया है, मीनिंग अलग है। मेल मेल इस तरह के यूपी बोर्ड में देखने को मिलेगा। MAIL मेल मेल, अब MAIL जो मेल होता है, मेल माने वही डाक में छोड़ना पत्र को, और मेल माने MALE मेल माने पुरुष होता है। तो मेल का आप यूज करेंगे, वाक्य प्रयोग करेंगे, तो आई मेल्ड माई लेटर, मैंने अपने पत्र को डाक में छोड़ा, आई मेल्ड MAILED कर देंगे। और दूसरा है मेल, तो कोई भी इसका वाक्य प्रयोग आप बना सकते हैं, दैट इज ए मेल मंकी, इस तरह से बना सकते हैं। टीम, टीम देख रहे हैं ना, टीम, टीम माने होता है TEE, टीम माने भरा हुआ होता है। द स्काई इज टीम ऑफ स्टार्स, तारों से भरा हुआ है आकाश। अगला है टीम, टीम माने वही समूह होता है। तो माई टीम ऑन द मैच, मेरी टीम मैच जीत चुकी। तो इस तरह से अब क्वेश्चन नंबर देखिए 6, 5 मार्क का, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में अनुवाद करना है। भालू एक जंगली जानवर है, आप इस तरह का ट्रांसलेशन देखने को मिलेगा यूपी बोर्ड एग्जाम में 2025 में। भालू एक जंगली जानवर है। बियर इज ए विल्ड एनिमल, वह जंगल का राजा तो नहीं है किंतु शेर की तरह खूंखार होता है। वह जंगल का राजा तो नहीं है, यानी कि इट इज नॉट द किंग ऑफ जंगल, इट इज नॉट द किंग ऑफ जंगल, बट इट इज एज फेरोसियस माने खूंखार, एज फेरोसियस एज अ लायन। पेड़ों की घनी छाया में नदी के किनारे रहना भालू को ज़्यादा पसंद है। यानी कि बियर लाइक्स टू लिव इन द डेंस ऑफ शेड माने घनी छाया में, डेंस ऑफ शेड ऑफ ट्रीज। एक बार पुनः देखें, पेड़ों की घनी छाया में नदी के किनारे रहना भालू को ज़्यादा पसंद है। माने बियर लाइक्स टू लिव इन द डेंस शेड ऑफ ट्रीज ऑन द बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे, ऑन द बैंक ऑफ रिवर। आगे देखिए लिखा है, अपने रहने के लिए भालू जमीन में माद बनाता है। माद माने गुफा होता है, केव या डेंस भी कह सकते हैं। तो बियर मेक अ डेन, DEN डेन माने माद या गुफा या केव। बियर मेक्स अ डेन इन द ग्राउंड फॉर इट्स लिविंग, अपने रहने के लिए। शरीर पर बहुत सघन लंबे बाल होने के कारण उसे बहुत गर्मी लगती है। देखिए क्या हो जाएगा, ड्यू टू द थिक एंड लॉन्ग हेयर ऑन इट्स बॉडी, उसके शरीर पे, इट फील्स वेरी हॉट, इट फील्स वेरी हॉट। भालू पालने के लिए पालने वाले को शासन से अनुमति लेना आवश्यक है। देखिए सही बात है। तो क्या हो जाएगा इसका, टू कीप अ बियर इट इज नेसेसरी फॉर द पर्सन कीपिंग इट टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, शासन से, फ्रॉम द गवर्नमेंट। आगे लिखा है, यह मांसाहार पर अधिक निर्भर करता है, यानी मांसाहारी प्रवृत्ति के। तो इट डिपेंड्स मोर ऑन नॉन वेजिटेरियन,
फूड, मोर ऑन नॉन वेजिटेरियन फूड। आगे देखिए है, मदारी इसे नचाता है, यानी कि जो मदारी होता है, मदारी मेक्स इट डांस, इसकी नाच छोटे बच्चों को बहुत आकर्षित करती है। अर्थात हो जाएगा, इट्स डांस अट्रैक्ट्स स्मॉल चिल्ड्रंस अ लॉट। इसकी नाक और मुख से निकलने वाली आवाज बड़ी डरावनी होती है। द साउंड कमिंग फ्रॉम इट्स नोज एंड माउथ इज वेरी स्कैरी या वेरी फियरफुल। अब देखिए यहाँ से जो सेक्शन डी शुरू है, लिटरेचर, आपके प्रोज, पोइट्री और विस्तार से क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 40 वर्ड्स। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 नंबर का ये पूछा जाएगा। होम डिड एम हैमल ब्लेम फॉर नॉट प्लेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच, यानी कि फ्रांसीसी भाषा न सीख पाने के कारण जो एम हैमल हैं, फ्रेंच का जो टीचर होते हैं, उन्होंने किसको दोषारोपित यानी दोषारोपण दिया था। तो वहाँ पे बताया गया कि जो एम हैमल टीचर होते हैं वो अपने को भी दोषारोपित किए, बच्चों के माता पिता को भी दोषारोपित किए कि बच्चों से काम कराते रहे, मिलों में भेजते रहे। तो इसका आंसर यही होगा, यम हैमल ब्लेम्ड द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स बिकॉज दे लाइक्ड देम टू वर्क ऑन अ फार्म। उनको मिलों पर काम कराने के लिए पसंद करते रहे, फॉर लिटिल मनी, थोड़े से पैसे के लिए। ही एल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ, अपने ऊपर भी उन्होंने टोका कि मेरी भी गलती है। एल्सो फॉर गिविंग हिम हॉलीडेज, उनको छुट्टियां मैं देता रहा जब भी वो कहते रहे। आगे क्वेश्चन देखिए, अथवा में, हु वाज द रेट ट्रैप सेलर, चूहेदानी विक्रेता कौन था। हाउ डिड ही मेक देम, उन्हें कैसे बनाता था। तो द रेट ट्रैप सेलर वाज ए पेडलर, एक विक्रेता था, एक आवारा था, पेडलर था। हु सोल्ड स्मॉल रेट ट्रैप मेड ऑफ वायर, माने वायर की, तार की बनी चूहेदानियों को बेचता। ही वाज बेगर, भिखारी था। एंड एल्सो थीप, चोर भी था, छोटी मोटी इनकम न हो पाने के कारण चोरी भी शुरू कर दिया। ही मेड देम हिमसेल्फ फ्रॉम द मटेरियल ही गाट बाई बेगिंग्स इन द स्टोर्स आर एट बिग फार्म्स। तो जो भी दुकानों में या बड़े बड़े फार्मों में, मिलों में उसके जो भी सामग्री मिल जाता, उसी से वो बनाने का काम करता था। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी। सीमापुरी में बच्चों के लिए वो जो कूड़ा कचरा है, गार्बेज है, उसका क्या महत्व है। देखिए सीमापुरी में जो बच्चे होते हैं ना, उनके लिए एक लिपटी हुई कोई चीज होती है, सोने जैसी चीज होती है। द गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी इज गोल्ड, एक सोने की तरह है। इट इज देयर डेली ब्रेड, उनके रोजमर्रा की रोटी होती है। रूफ ओवर देयर हेड, उनके सिर पर एक छत मान सकते हैं, उनके जो भी इनकम होती है। तो फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, माने आश्चर्य में लिपटी हुई कोई चीज होती है जो गार्बेज होती है। हर क्वेश्चन यूपी बोर्ड का आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हर क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आ सकता है, सभी को आप देखेंगे। अथवा यहाँ पर देखिए, व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण, गांधी जी ने चंपारण के लिए क्या किया था। तो गांधी जी ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए थे चंपारण के लिए। गांधी जी डिड मेनी मेनी वर्क फॉर चंपारण। ही अरेंज्ड टीचर्स एंड डॉक्टर्स, डॉक्टरों की व्यवस्था किया, टीचर की व्यवस्था किया। ही ओपेंड हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स खुलवाए, सैनिटेशन का कार्य करवाए। उनकी पत्नी जो कस्तूरबा बाई जी थी, उन्होंने भी उनका हेल्प किया। तो इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 यहाँ से है, लॉन्ग क्वेश्चन है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन एट 80 वर्ड्स। 7 नंबर का है, कोई एक करना होता है। व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। डीप वाटर चैप्टर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूपी बोर्ड टचिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि डगलस ने क्या निर्णय लिया, क्या डिसाइड किया टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, पानी से, पानी के भय को माने हटाने के लिए अपने अंदर से डगलस क्या डिसाइड किया। देखिए डगलस के जीवन में 2 बड़ी बड़ी झंझावात आई थी जो झकझोर करके रख दिया चाइल्डहुड में। एक तो अपने पिताजी के साथ जो कैलिफोर्निया पर गए, दूसरा बचपन में जो 18 वर्ष का लड़का उनको उस ताल पर जो है ढकेल दिया था और मरते मरते बचे थे। बाद में डगलस काफ़ी दिनों के बाद सोचा, अरे नहीं, मुझे तो सीखना चाहिए, तैराकी सीखना चाहिए। उसने एक प्रशिक्षक रख लिया, कोच रख लिया। इस तरह से जो है उसका फियर जो है धीरे धीरे कम हो गया। तो 2 अनवांटेड एंड अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट ऑफ हिज चाइल्डहुड विथ द वाटर
मेड हिम सेक्रेड या स्केर्ड करें, मेड हिम स्केर्ड, उसको डरा दिया, स्केर्ड ऑफ वाटर। इट रिमेन्ड लॉन्ग टाइम इन हिज हार्ट, उसके हृदय में लंबे समय तक बना रहा। आफ्टर सम टाइम डगलस डिसाइडेड टू ओवर हिज फियर फ्रॉम वाटर, तो इसके लिए ही टूक अ कोच रख लिया, प्रशिक्षक रख लिया। देन ही प्रैक्टिस्ड मोर प्रैक्टिस किया, एंड फॉर रेजिडुअल डाउट्स ही अगेन एंड अगेन इंटर्ड इन द वाटर। अथवा नीचे वाला करना है, डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ रैग पिकर्स एज डिपिक्टेड इन द लेसन लास्ट स्प्रिंग। लास्ट स्प्रिंग जो चैप्टर है, दूसरा चैप्टर। अब इसमें जो रैग पिकर्स होते हैं, कूड़ा कचरा बटोरने वाले होते हैं, उनकी जो दीन दशा थी, जो कथानक था, उसके बारे में जिक्र करना है कि किस प्रकार से जो सीमापुरी में लगभग 10,000 रैग पिकर रहते थे, वहाँ दिल्ली और सीमापुरी बॉर्डर के आसपास। और ये जो है शरणार्थी थे, उस वक्त बांग्लादेश से आए थे, जहाँ पर बांग्लादेश में ढेर सारे फ्लड बाढ़ आए और उनके फसलों को, उनके मकानों को बहा लगे 1971 में। तो आ करके यहीं पे सीमापुरी में बस गए, टेंट तिरपाल टान करके रहने लगे और दिन दिन भर ये रैग पिकिंग का कार्य करते, कूड़ा कचरा बटोरते। लेकिन बड़ी ही बदहाली थी, इनके पैरों में जूते चप्पल तक नहीं थे, इधर उधर गलियों में घूमते फिरते ये सभी बच्चे। इसको प्रिपेयर आप अच्छे से करके चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ से देखिए, पोइट्री से आपके पोएम से कोई एक पोएम यहाँ पर दे दिया ना, ए थिंग अ ब्यूटी जॉय फॉर रिवर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीटिंग ये पोएम है, ए थिंग अ ब्यूटी। जॉन किट्स इसके पोएट हैं। तीसरा चैप्टर है आपके पोइट्री का। तो ए थिंग अ ब्यूटी इस तरह से, इज जॉय फॉर रिवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड स्लीप। इस तरह का दिया गया पोएम है। अब इसमें से क्वेश्चन आंसर, किस तरह से क्वेश्चन आंसर हमें बताना है। व्हाट डज द पोएट फील अबाउट अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी कि ब्यूटी के बारे में, सौंदर्यता के बारे में कवि का क्या फील है, क्या उसका एहसास है, क्या वह महसूस करता है ब्यूटी के बारे में। तो आंसर यहीं पे, ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर रिवर, माने कि जो ब्यूटी है, सौंदर्य चीज होता है, हमेशा खुशियों से भरा होता है और ये कभी इंड नहीं होता। आंसर वहीं लिखेंगे, ए थिंग द पोएट फील्स दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर रिवर एंड इट नेवर इंड, कभी समाप्त नहीं होता। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या है, व्हाट डज द पोएट मीन बाई इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, माने ये कभी भी, नथिंगनेस माने शून्य में कभी समाप्त नहीं होता, इसका अंत नहीं होता, इसका मतलब क्या है। तो इसका कवि का मतलब है कि जो ब्यूटी है ना, वो ईवर ग्रीन होता है, सदा सदा रहता है। इट नेवर फेड्स, ये कभी मुरझाता ही नहीं, इट नेवर फेड्स, इसका आंसर लिखेंगे। आगे सी देखिए कि इन व्हाट सेंस अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर रिवर, माने ये ब्यूटी ऑफ जॉय फॉर रिवर की क्या सेंस है, क्या अनुभूति है, क्या भावना है। तो वही जवाब है, बिकॉज द सेंस, आंसर ही लिखेंगे, इट इज फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, माने इट नेवर इंड, कभी समाप्त नहीं होता, इट्स नेवर फेड्स, कभी मुरझाता नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 10वां आप सेंट्रल आइडिया कंप्लीट करेंगे। कीपिंग क्वाइट, माई मदर एट 66, आंट जेनिफर्स टाइगर्स, तीनों में से कोई न कोई निश्चित तौर पर यूपी बोर्ड में आपको देखने को मिलेगा, तीनों ही नियर आपको देखने को मिलेगा और तीनों कंप्लीट करने हमने भी अपने चैनल पर कवर किया है। क्वेश्चन नंबर 11 था ये, आंसर एनी वन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 40 वर्ड्स। यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं, ए करिए, चाहे ए और बी, ए भी ऑप्शनल है, बी भी ऑप्शनल है। हूँ आज हाना, हाउ डिड हाना मीट सदाव, हाना कौन थी, विस्तार से है, और वो सदाव से कैसे मिली। तो हाना वाज वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाव, डॉक्टर सदाव की जो है पत्नी थी, इन्हीं चैप्टर का है। सी वाज ब्यूटीफुल जापानी गर्ल, जापानी लड़की थी। सी मेट डॉक्टर सदाव बाई चांस इन अमेरिका एट प्रोफेसर हाउस, एक प्रोफेसर के घर उसकी मुलाकात हुई। तो इस तरह का है। आगे लिखा है कि अथवा में कि डिस्क्राइब इन्वायरमेंट ऑफ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका का वातावरण वहाँ पर कैसा था। तो अंटार्कटिका का जो वातावरण था, वहाँ पे कोई माने न तो कोई ह्यूमन प्राणी था, न बिल्डिंग थे, इमारत कुछ नहीं था, ट्री इत्यादि। तो देयर हैज नेवर बीन अ ह्यूमन एग्जिस्टेंस ऑन अंटार्कटिका, देर आर नो ट्री, नो बिल्डिंग, नो बिल बोर्ड, यही जवाब आपको देना है। आगे क्वेश्चन है
कि व्हाट वाज द थर्ड लेवल क्या था और वेयर वाज इट सिचुएटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण, रिपीटिंग क्वेश्चन। थर्ड लेवल कहाँ था? देखिए थर्ड लेवल क्या है। द थर्ड लेवल वाज द सबवे ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, एक उपमार्ग है। एंड इट वाज सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में स्थित है। आगे पूछा है कि व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन अबाउट द टाइगर किंग्स डेथ। टाइगर किंग की मृत्यु के बारे में एस्ट्रोलॉजर जो है ज्योतिषी, उसका क्या प्रेडिक्शन था, क्या उसकी भविष्यवाणी थी? तो वही भविष्यवाणी किया था कि राजा की जो मृत्यु है एक न एक दिन 100वां बाघ इसको मारेगा आगे चल करके। तो द चीफ एस्ट्रोलॉजर्स हैड predicted या told the king that his death would come फ्रॉम टाइगर, टाइगर से उसकी मृत्यु आएगी राजा की। और ही एल्सो प्रेडिक्टेड दैट द किंग वुड किल 99 टाइगर्स बट ही विल हैव टू बी अ केयरफुल विथ द 100th टाइगर। माने 99 टाइगर तो मार देगा जो राजा है, लेकिन 100वें टाइगर से उसको जो है अवेयर रहना पड़ेगा। और पेपर का लास्ट क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 80 वर्ड, 7 नंबर का है। यहाँ पे दिया है कि पहला क्वेश्चन ए का, हाउ डिड डॉक्टर सदाव सेव द लाइफ ऑफ अमेरिकन वार प्रिजनर एंड हाउ डिड हाना हेल्प इन डूइंग सो। तो डॉक्टर सदाव ने वो जो अमेरिकन घायल सैनिक था, प्रिजनर था, कैदी था, उसकी किस प्रकार से जीवन को उसको बचाया था, उसके जीवन को। और हाना उसकी पत्नी जो थी किस प्रकार से उसकी हेल्प करती है। तो किस प्रकार से लंगड़ाता हुआ ये इनकी सीमा में आ चुका था, जापान के सीमा में। पहले तो डॉक्टर सदाओ संकोच हुआ इनको कि अरे ये तो मेरा शत्रु है, इसको नहीं इसको तो मार गिराएं, कैसे हम बचाएं। लेकिन बाद में सोचा कि अरे मैं तो डॉक्टर हूँ और मानवता के नाते मुझे पहले इसके जान को बख्शना है। इस तरह से उन्होंने जो है स्टार्ट कर दिया उस घायल प्रिजनर का उपचार करना। उनकी पत्नी भी क्या खूब हाथ बटाई थी डॉक्टर सदाओ के इस नेक कार्य में। इस तरह से उस घायल व्यक्ति का दोनों लोग मिल करके उपचार करते हैं और अंततोगत्वा बचा लेते हैं। इसको आप डिटेल में अच्छे से चेक करके जाएंगे। अगला पूछा है कि हु वाज सैम विनर। सैम विनर कौन था और उसने अपने पत्र में चार्ली को क्या लिखा था? तो सैम विनर जो था साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था चार्ली का, एक मनोचिकित्सक का दोस्त था जो चार्ली का था। तो उसके अनुसार वो अपने बताया चार्ली को कि देखो मैं जो है हम सकुशल यहाँ पे थर्ड लेवल पर पहुँच चुका हूँ और मैं तुम लोगों से ही उम्मीद करता हूँ कि तुम चार्ली और तुम्हारी पत्नी जो लुइसा है, तुम लोग भी यहाँ पे थर्ड लेवल पर सुरक्षित सकुशल चले आना, मैं यही उम्मीद करता हूँ। इसके बारे में आप डिटेल में आप स्टडी कर लेंगे। सो वेरी वेरी थैंक्स।